हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर आज हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ अबाउट एनसीएलटी, एनसीएलएटी। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि ये एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या है एंड एनसीएलएटी की फुल फॉर्म क्या है। देखो, दोनों में कॉमन है सीएल। सीएल का मतलब क्या है? कंपनी लॉ। ओके, और दोनों के आगे एन लगा दिया गया है। एन का मतलब क्या हो गया? नेशनल कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ। ओके, अब यहां पर टी का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूनल, एक तरह का कोर्ट, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कोर्ट। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, और एक है एनसीएलएटी। अब यहां पर एन का मतलब नेशनल, सीएल का मतलब कंपनी लॉ, टी का मतलब ट्रिब्यूनल, ए का मतलब होता है एपिलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि इसके जस्ट ऊपर वाला ट्रिब्यूनल, यानी कि ये कोर्ट और एक बीच में आ गया हाई कोर्ट, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले जो कोर्ट है उसकी जगह हमने रख दिया एनसीएलटी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और फिर आ गया उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है ना, उसकी जगह हमने रख दिया एनसीएलएटी, यानी कि कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, तो सर इसको कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं ये ओनली कॉर्पोरेट केसेस जो होते हैं उनके लिए बनाए गए हैं, ताकि जो कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारा, वहां पर बर्डन ज़्यादा ना हो, वहां पर जो कॉर्पोरेट केसेस है वो वहां ना जाए। वहां पर अगर कॉर्पोरेट केसेस भी चले गए तो उनका बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दो कोर्ट और बना दिए कि जो कॉर्पोरेट केसेस से रिलेटेड है, कंपनीज के जो जितने भी इशूज है उससे रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, और ये जो कोर्ट बनाए गए इनका नाम दिया गया आपका सबसे फर्स्ट एनसीएलटी और फिर दिया गया एनसीएलएटी। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट की जगह हो गया, सॉरी ये कोर्ट की जो लोअर कोर्ट की जगह हो गया, ये हाई कोर्ट की जगह हो गया, और इनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अलग से नहीं बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट एक ही रहेगा सबके लिए। ओके जी, ठीक। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एनसीएलटी और एनसीएलएटी, इसको मैं कवर करा रहा हूँ आज के इस सेशन के अंदर, और काफ़ी हद तक हम कर लेंगे, कुछ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। सबसे पहले इनका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किया गया है, बिल्कुल होगा ही वो तो। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1 जून 2016 को किया गया है। ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीएलटी है और एनसीएलएटी है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब किया गया? 1 जून 2016 को, 1 जून 2016 को किया गया। और इसके लिए जो है इन्होंने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास करके फिर यहाँ पर पावर दी गई और इन दोनों को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब ये है क्या? इट इज़ अ क्वेसी जुडिशियल बॉडी। ये क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। अब क्वेसी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? देखो, एक तो होती है जुडिशियल बॉडी, वो पूरा रेगुलेटेड होती है लॉ से, कानून से, ठीक है, और एक होती है क्वेसी जुडिशियल बॉडी। अब क्वेसी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? लॉ से भी रेगुलेटेड होती है और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज होती है उनसे भी रेगुलेटेड होती है। तो ये क्वेसी जुडिशियल पॉलिसी है, यानी कि क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। इसका मतलब लॉ का भी सहारा लिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी बिजनेस वगैरह की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है उनका भी हेल्प लिया जाएगा, और फिर एक बॉडी बन गई है। ठीक, और इसके अंदर किया क्या जाता है? इसमें रेगुलेट किया जाता है और रिसॉल्व किया जाता है। रेगुलेट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, बताना क्या कौन सी चीज़ कैसे करनी है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो, इशू हो जाए तो, और उन इशूज़ को रिसॉल्व भी करना। कौन से? सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। सिविल तो है लेकिन कौन से? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स कौन से हो गए? जो कंपनी से रिलेटेड हो गए, बिजनेस से रिलेटेड हो गए, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो गए, उन इश्यूज को इन एनसीएलटी, एनसीएलएटी के अंदर क्या किया जाएगा? रेगुलेट किया जाएगा और रिसॉल्व किया जाएगा। ओके जी। अब इसमें भी क्या होता है? सबसे पहले इशू जो है ना वो जाता है एनसीएलटी में, यानी कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जाता है। यहाँ पर जो डिसीजन आता है उससे अगर कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर सेटिस्फाइड नहीं हो, तो विद इन 45 डेज के अंदर अंदर, 45 दिन के अंदर अंदर फिर वो केस कहाँ फाइल करेगा? एनसीएलएटी के अंदर। ओके, तो ये है। तो एनसीएलटी जो है वो तो मेन सीधा डिस्प्यूट को लेता है और फैक्ट्स इकट्ठे करके अपना डिसीजन देता है, और एनसीएलएटी जो है वो एनसीएलटी द्वारा दिए गए डिसीजंस के फैक्ट्स को चेक करके वापस से वही उसको रेक्टिफाई करता है, अगर गलत है तो और सही है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर दे देता है। ओके, अब आता है ये पावर जो है ये किसने दी? कंपनीज एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एनसीएलटी और एनसीएलएटी को। तो ये पावर दी गई है आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 ने इनको पावर दी है। ओके,
NCLT और NCLAT बोथ फॉलो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब इनको जो कोड फॉलो करने हैं, कोड का मतलब जो इनको रूल्स, जो लॉ फॉलो करना है वो कौन सा है, सिविल प्रोसीजर फॉलो करना है। और इसके अलावा कुछ इनके लिए रूल्स कौन बनाएगा, सीजी। सीजी का मतलब यहां पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं यहां पर इस पीडीएफ के अंदर बहुत जगह सीजी का यूज करूंगा। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनको जो लॉ फॉलो करना है, कानून फॉलो करना है, एक तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करना है और एक रूल्स जो बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उन दोनों को NCLT और NCLAT फॉलो करेंगे। ओके जी, यानी कि ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। टी मतलब ट्रिब्यूनल, ए मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल, उससे भी ऊपर वाला। ओके, CLB यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है, दोनों की दोनों ये BIFR और AAIFR। तो CLB कंपनी लॉ बोर्ड, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल जो रिस्ट्रक्चरिंग है, और कंपनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं जो हाईकोर्ट के अंदर जाते थे, नाउ गवर्न बाय NCLT। अब वहां पर हाईकोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है। कंपनी लॉ बोर्ड से रिलेटेड इशू, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इशू, जो हमारा रिस्ट्रक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बॉडी ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, है ना, इनसे रिलेटेड इश्यूज जो है, ये ऐसे कंपनीज के मैटर जो हाई कोर्ट में जाते थे, अब उनको कहाँ भेजना है, उनको कौन गवर्न करेगा, उनको करेगा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके जी, आगे समझ में जी। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समराइज करता हूँ इन दोनों के बारे में। सबसे फर्स्ट आता है हमारे सामने ये 3 तरह के इश्यूज, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी। इससे रिलेटेड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स सारे के सारे कंपनी से, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको ले लो। और अगर इसके अलावा कोई इंसॉल्वेंसी यानी कि कोई बैंक करप्सी, ये अगर इशू है, तो ये अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसका केस कहाँ फाइल किया जाएगा, सबसे फर्स्ट केस फाइल किया जाएगा NCLT के अंदर, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, जिसको स्टैब्लिश किया गया है 1 जून 2016 के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, बहुत मतलब ये भी यहां पर केस जाएगा। NCLT यानी कि जो ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, वो क्या करेगा, ऑल फैक्ट्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, एनालाइज नहीं करेगा, क्या करेगा, कलेक्ट करेगा उनको, है ना, और सारे के सारे फैक्ट्स कलेक्ट करेगा, उसके ऊपर डिसीजन देगा। और डिसीजन जो है वो NCLT यानी कि जो आपका लोअर कोर्ट एक तरीके का, वो डिसीजन दे देगा। तो वो डिसीजन अगर दोनों पार्टी उससे सहमत हो जाती है तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन कोई एक पार्टी उस डिसीजन के फेवर में नहीं है, वो चाहती है नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, तो वो फिर इस NCLT के डिसीजन देने के 45 डेज के अंदर उसके ऊपर जो है अपना कोर्ट केस कर सकती है। कहां पर, NCLAT यानी कि कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है एक तरह का, ये लोअर कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, वो क्या करेगा, ये जितने भी फैक्ट्स हैं जो NCLT ने इकट्ठे किए हैं और डिसीजन दिया, उनका एनालिसिस करेगा और उसके बाद में अपना डिसीजन सुनाएगा। अब वो डिसीजन दोनों पार्टी उससे सहमत हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो पार्टी सहमत नहीं है वो NCLAT यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन देने के 60 डेज, विदिन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर अपना कोर्ट केस कहाँ फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं इन दोनों के, इसके अगेंस्ट। ओके, ठीक है, आगे समझ में जी। अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया आपको, ये एक तरह का प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जो काम करता है, जैसा हमारा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम करता है, सेम उसी तरीके से ये काम करता है। लेकिन ये जो काम करता है ये ओनली कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी के केसेस से रिलेटेड करता है। ओके, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा NCLT के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। NCLT जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं, ये जो है 1 जून 2016 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो नया एक्ट आया उस एक्ट के अंतर्गत इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सॉरी, किसी का कॉल आ गया है, 1 मिनट में फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो जी। ओके, ये आ गया समझ में। तो NCLT कब कॉन्स्टिट्यूट किया, उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी इसके प्रेसिडेंट को और मेंबर को। ध्यान रखना, ये प्रेसिडेंट है और ये दोनों तरह के मेंबर्स हैं। जो प्रेसिडेंट है वो एक अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट तो एक ही होगा, और जो मेंबर्स है वो कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो सकते हैं। अब मैंने
इसको गूगल पे अच्छे से सर्च किया और बहुत जगह देखा तो मुझे ये 60 नंबर दिखा, लेकिन एक दो बुक के अंदर इसको 62 भी बोला हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है 60 ही ठीक होगा, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह पे मैंने चेक किया और तो मुझे 60 मिला, तो मैंने यहाँ पर 60 लिखा है। ओके ठीक है, आप भी इसके ऊपर ज़रूर एनालिसिस करना और कमेंट करके बताना कि जो मेंबर हैं किसके NCLT के वो 60 है या 62 है, लेकिन जो भी है 60 या 62 ये मैक्सिमम है। ओके ठीक, तो ये जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर दोनों मिलाकर के कितने हैं, 60 मैक्सिमम हो सकते हैं और प्रेसिडेंट होगा 1। अब प्रेसिडेंट जो है उनको कौन अपॉइंट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन सीजे अपॉइंट करने से पहले, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने से पहले किसका प्रेसिडेंट, NCLT का, तो NCLT के प्रेसिडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट करेगी CJI से। अब CJI का मतलब हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये IAT नहीं है, ठीक है, तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी जो है SBI को बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पारदर्शिता है वो लोगों के सामने लाई, जिनका नाम है चंद्रमूड, वो हमारे CJI है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनसे कंसल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रेसिडेंट, किसका, NCLT का प्रेसिडेंट। ओके जी ठीक है। नेक्स्ट, जो भी जुडिशियल मेंबर है और टेक्निकल मेंबर है, जो कि मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, ये जो है इनको जो अपॉइंट किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, लेकिन इनका नाम जो है वो रिकमेंडेड कौन करेगी, सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी किन की होगी किन की नहीं होगी वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके जी ठीक है। अब ये जो मेंबर्स है या प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट और जो ये जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स हैं, इनका जो टेन्योर है वो कितना होगा, तो इनका टेन्योर 5 ईयर का होगा, मतलब 5 साल ये सर्विस में रहेंगे और बाद में इनको वापस रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। ओके जी। अब जैसा हमने NCLT के बारे में पढ़ा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा, अब हम अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बढ़ते हैं, यानी कि NCLAT के बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूं। NCLAT जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, 1 जून 2016 को। इट होल्ड अपीलेट जुडिक्शन ओवर द केस जज बाय NCLT, यानी कि NCLT ने जो केस के ऊपर डिसीजन दे दिया गया है ये उसके ऊपर वापस डिसीजन देता है अगर कोई यहां पर अप्लाई करता है तो, जो कि NCLT ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ओके जी। अब यहां पर भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है एक चेयरमैन को। अब यहां ध्यान रखना, NCLT के अंदर जो है ना वो एक प्रेसिडेंट होता था, लेकिन NCLAT के अंदर चेयरपर्सन बोला जाता है। ओके, और इसके अलावा जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, चेयरपर्सन यहां पर भी एक होगा, लेकिन जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर यहां पर ज्यादा से ज्यादा 11 हो सकते हैं। चेयरपर्सन को वही वापस CJI यानी कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और जो जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर होंगे इनको जो सिलेक्शन कमेटी है वो रिकमेंडेड करेगी, उसके बाद में अपॉइंट करेगी। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। NCLAT के जो भी आपके चेयरपर्सन हैं या जो इसके मेंबर्स हैं उनका भी जो टेन्योर है वो 5 ईयर का होता है और इनको वापस रीअपॉइंट किया जा सकता है अनदर 5 ईयर के लिए। तो ये कुछ समराइज कर दिया ताकि इन दोनों के बारे में कुछ आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाए, कुछ डेटा आपका फीड हो जाए। अब हम आगे इनकी थोड़ा सा थ्योरी भी रीड कराऊंगा मैं आपको, और बहुत सारी चीज़ें जो इनमें नहीं आ पाई है चार्ट के अंदर वो भी रीड करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है आपका सेक्शन नंबर 407, जिसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है। अब डेफिनेशन जो है वो किन किन की दे रखी है, तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है चेयरपर्सन की। अब चेयरपर्सन का मतलब क्या हो गया, चेयरपर्सन का मतलब हो गया NCLAT अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो आपका मेंबर होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल का है ना, चेयरपर्सन किसका, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, यानी कि NCLAT का। ओके, और नीचे यहां पर प्रेसिडेंट भी दे रखा होगा, लेकिन प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब NCLT। ओके, मतलब कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। जुडिशियल मेंबर्स जो होंगे वो दोनों के होंगे, ट्रिब्यूनल के भी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी, यानी कि NCLT के भी और NCLAT के भी, ठीक है। मेंबर्स का मीन भी वही होगा जो जुडिशियल और टेक्निकल होंगे, दोनों के, ट्रिब्यूनल के भी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी, ये टेक्निकल मेंबर हो गए आपके, ठीक है। ओके जी, सिर्फ एक ही चेंज है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें चेयरपर्सन बोला जाता है, और जो आपका ट्रिब्यूनल है उसमें हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। बाकी जो जुडिशियल पर्सन और जो आपका टेक्निकल, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर है, उन दोनों का मीन दोनों ही कोर्ट के अंदर सेम है, दोनों ही ट्रिब्यूनल में सेम है। अब आगे चलते हैं। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 408।
सेक्शन नंबर 408 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के बारे में बताया गया है कि नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नया जो कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है वो पास करके 1 जून 2016 को इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। अब यहाँ पर आगे हम सीधा ये नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल थ्योरी है, अब हम सीधा पढ़ेंगे सीधा कि भैया जो NCLAT है यानी कि ट्रिब्यूनल, अब मैं ट्रिब्यूनल बोलूंगा, NCLT को ट्रिब्यूनल बोलूंगा और NCLAT को अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलूंगा, ठीक है, ओके। तो जो हमारा ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और फिर मेंबर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो सकते हैं, हमने पढ़ा, और उसमें जुडिशियल मेंबर भी और टेक्निकल मेंबर भी। तो वो जो हमारा प्रेसिडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और जो मेंबर है ट्रिब्यूनल के NCLT के जो प्रेसिडेंट और मेंबर्स है, चाहे वो जुडिशियल मेंबर हो टेक्निकल मेंबर हो, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल बी पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज प्रेसिडेंट बन सकता है ट्रिब्यूनल का, और उस जज जो है उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 5 ईयर का। यानी कि ऐसे हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के ऐसे जज जो 5 साल से जज हैं, मिनिमम 5 साल तक वो जज रह चुके हैं, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, वो यहां पर जो है हमारे ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ओके। अब आते हैं हम जुडिशियल मेंबर। जो जुडिशियल मेंबर हैं, हाँ, वो कौन बन सकते हैं ट्रिब्यूनल के यानी कि NCLT की। तो वो कौन बन सकते हैं, तो देखिए वो पर्सन बन सकता है जो कौन हो, जज ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो, लेकिन यहां पर भी हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन वो 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, ओनली हाई कोर्ट के जज हो आप, तो आप जो है जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट जो है उसके जज हो, और आपको एटलीस्ट 5 ईयर का क्या हो वहां एक्सपीरियंस हो, ओके। एंड हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर हैज बीन एन एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट, या फिर आप कोर्ट के अंदर 10 साल से क्या हो, एडवोकेट हो, तो भी आप जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। तो देखो प्रेसिडेंट का तो सिंपल बता दिया, हाई कोर्ट का जज होने चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस बता दिया, लेकिन जुडिशियल मेंबर जो है उसमें हाई कोर्ट के ओनली जज होंगे तो भी चलेगा, लोअर कोर्ट जो होता है आपका या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसके अगर जज हो आप, तो फिर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आप एडवोकेट हो तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं, ओके, ठीक है। नीचे फिर आपका आ जाता है यहां पर टेक्निकल मेंबर, बस लास्ट में वही बच गए। अब टेक्निकल मेंबर कौन बन सकते हैं, NCLT के यानी कि NCLT यानी कि ट्रिब्यूनल के, ठीक है। तो कौन बन सकते हैं, वो पर्सन बन सकता है टेक्निकल मेंबर, वो हो सकता है जो जिसको 15 साल का 15 ईयर का इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के अंदर एक्सपीरियंस हो, यानी कि काम कर रखा हो, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के मेंबर रह चुके हो 15 साल तक, वो टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं। या फिर इंडियन लीगल सर्विस के अंदर कम से कम 3 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर काम किया हो, तो भी आप टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं। या फिर प्रैक्टिस कर रखी हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 15 साल की, यानी कि CA हैं और 15 साल से प्रैक्टिस में है, तो वो भी टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट है और उनको भी 15 ईयर का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, तो वो भी आपके टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं। या फिर कंपनी सेक्रेटरी है और कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं। तो टेक्निकल मेंबर के अंदर जो है बहुत चीज़ें जो है थोड़ा सा शामिल किया गया है। इसके अंदर आपका 15 ईयर एक्सपीरियंस बहुत काम का है, और वो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के अगर आप मेंबर हो। इसके अलावा अगर इंडियन लीगल सर्विस के मेंबर हो तो 3 साल का वहाँ चलेगा। CA, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं NCLT के यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के, ओके। ये क्वालिफिकेशन हो गया। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं आपका। अच्छा, ये जो टेक्निकल मेंबर है इसमें ये तो था ही, और भी पॉइंट्स है। और क्या है, अगर कोई पर्सन, अभी भी टेक्निकल मेंबर देखते हैं, और कोई पर्सन जिनमें एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग हैविंग स्पेशल नॉलेज है। अब स्पेशल नॉलेज है कितने साल की, 15 साल की। किस सेक्टर में, लॉ की नॉलेज है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस की नॉलेज है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन की नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंसी की नॉलेज है, लेबर मैटर्स की नॉलेज है, यानी कि कंपनी से रिलेटेड मैटर्स जितने भी है और लॉ है उनसे रिलेटेड आपको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आप उसके स्पेशलिस्ट हो, तो भी आप टेक्निकल मेंबर बन सकते हो ट्रिब्यूनल के अंदर, ओके। लास्ट एंड फाइनल, हैज़ बीन फॉर द लिस्ट 5 ईयर प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट। अगर आप लेबर कोर्ट के अंदर ऑफिसर रह चुके हैं 5 साल के लिए,
है ना, या किसी ट्रिब्यूनल के अंदर या नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर ऑफिसर रह चुके हैं आप 5 साल के लिए, तो भी आप टेक्निकल मेंबर बन सकते हो। ओके जी, अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन नंबर 410। अभी तक हमने ट्रिब्यूनल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसमें भी कहानी वही है, 1 जून 2016 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कंपनीज एक्ट के ऊपर पूरा डिपेंड है। ये दोनों के बारे में मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया आपको। अब हम सीधा ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर मिला के 11 होते हैं। तो जो चेयरपर्सन है और जो जुडिशियल एंड जो टेक्निकल मेंबर है उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे फर्स्ट आता है क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है, फिर हम मेंबर्स का भी देख लेंगे। तो क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन अपीलेट ट्रिब्यूनल का, तो वो कौन हो सकता है? चेयरपर्सन सेल पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वहां पर जज ऑफ हाई कोर्ट, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था प्रेसिडेंट के लिए। ओके, यहां पर चेयरपर्सन के लिए क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए। ओके जी, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, CJI किसके? हाई कोर्ट के हैं, तो वो चेयरपर्सन बन सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल की। ओके, जुडिशियल मेंबर कौन हो सकता है? जुडिशियल मेंबर शैल बी पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, और अ जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ 5 ईयर, या ट्रिब्यूनल के यानी कि NCLT के अंदर 5 साल में आप क्या रह सके हो? जुडिशियल मेंबर रह चुके हो, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर क्या बन सकते हैं? जुडिशियल मेंबर भी बन सकते हैं। और या फिर हाई कोर्ट के जज है तो भी आप जुडिशियल पर्सन मेंबर बन सकते हैं, किसके? अपीलेट ट्रिब्यूनल के। ओके, अब टेक्निकल मेंबर कौन हो सकता है? टेक्निकल मेंबर शैल बी पर्सन ऑफ प्रूवन, जिसमें एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो और स्टैंडिंग हैविंग स्पेशल नॉलेज हो, किस किस चीजों से रिलेटेड? 25 ईयर, सबसे पहले 25 साल का एक्सपीरियंस होना, वहां 15 साल का था टेक्निकल मेंबर में। ट्रिब्यूनल के अंदर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर टेक्निकल मेंबर का एक्सपीरियंस बढ़ा के 25 साल कर दिया, किसमें? लॉ में, इंडस्ट्री फाइनेंस में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन में, वो सारा का सारा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंसी में, लेबर मैटर्स, ऐसी ही डिसिप्लिन से रिलेटेड जो है 25 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप जुडिशियल टेक्निकल मेंबर बन सकते हो, किसके? NCLAT के यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की। ओके, कुछ आपको अच्छे से याद करना होगा, काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ मेंबर, मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT और NCLAT, इन दोनों का सिलेक्शन कैसे होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड चेयरपर्सन ऑफ जुडिशियल मेंबर of the appellate tribunal shall appointed after consultation with the Chief Justice of India, CJI। ये मैंने शुरू में बता दिया कि इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन कंसल्ट करना पड़ेगा किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ CJI के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। फिर अपॉइंट कर सकते हो आप, चाहे आप चेयरपर्सन को अपॉइंट कर रहे हो या फिर प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर रहे हो। प्रेसिडेंट हो गया ट्रिब्यूनल का, चेयरपर्सन हो गया अपीलेट ट्रिब्यूनल का। ओके, मेंबर्स जो है, हाँ, मेंबर्स को कौन अपॉइंट कर सकते हैं? दोनों तरीके के मेंबर, दोनों ट्रिब्यूनल के अंदर, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, उसमें टेक्निकल मेंबर हो या फिर आपके जुडिशियल मेंबर हो, तो उन दोनों को अपॉइंट कैसे किया जाता है? तो उसके लिए बनाई जाएगी एक सिलेक्शन कमिटी, और इस सिलेक्शन कमिटी जो है, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? इसके चेयरपर्सन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या वो किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं। वो चेयरपर्सन होंगे कमेटी के, और वो कमेटी क्या करेगी? आपके मेंबर्स जो NCLAT और NCLT के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगी, रिकमेंडेड करेगी उनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उनको अपॉइंट करेगी। सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, या फिर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, या फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, या नहीं, मतलब सारे होंगे ये, और नहीं है, ये सब मिलकर के एक कमेटी बनेगी और वो सेलेक्ट करेगी उन मेंबर्स को जिनको जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर के रूप में अपॉइंट करना है ट्रिब्यूनल के अंदर या अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। उनका नाम रिकमेंडेड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये वाली कमेटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उनको अपॉइंट करेगी। तो ये कमेटी में ये लोग शामिल होंगे जो मिलकर के सिलेक्शन कमेटी के अंदर लोगों का नाम रिकमेंडेड करेंगे मेंबर्स के लिए। ओके, ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ लेना, अब इतना ज़्यादा है नहीं। मैं आ जाता हूँ नीचे टर्म्स पर। अब टर्म्स कितनी होगी? टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, मतलब
NCLT और NCLAT यानी कि ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों को मिला करके जो भी उनके प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है या जो भी जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर है, सब लोगों का टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर, 5 साल का टेन्योर होता है। ओके, लेकिन यहां पर जो एज है उसके बारे में थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कहां होता है आपको पता है, ट्रिब्यूनल के अंदर होता है। अब प्रेसिडेंट जो है उनका टेन्योर 5 ईयर के लिए होता है और इनको वापस रीअपॉइंट भी करा जा सकता है 5 ईयर के लिए। ओके, लेकिन जो मेंबर्स है ट्रिब्यूनल के अंदर, वो तब तक अपॉइंट रह सकते हैं जब तक उनकी मेंबर्स जो है उनका टेन्योर तो 5 ईयर है ही, मेंबर्स का टेन्योर 5 ईयर है, प्रेसिडेंट का भी टेन्योर 5 ईयर है, आगे 5 ईयर बढ़ाया भी जा सकता है। बट एक कंडीशन ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी एज 67 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे एक प्रेसिडेंट है, उसकी उम्र 67 ईयर हो गई है, तो अब उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता 5 साल के लिए। ओके, तो टेन्योर तो 5 ईयर का है, रीअपॉइंटमेंट भी 5 ईयर के लिए किया जा सकता है, लेकिन 67 एज एक मैक्सिमम एज हो गई, इसके बाद में वापस अपॉइंट आप नहीं कर सकते। ओके, ऐसे कैसे जो मेंबर्स हैं उनमें एज कितनी कर दी गई है? 65 ईयर। ओके जी, ये तो हो गया ट्रिब्यूनल। अब आ जाते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर यानी कि NCLAT के अंदर जो है चेयरपर्सन जो है, हाँ, वो जो है 5 ईयर के लिए उनका टेन्योर होता है, वापस उनको 5 ईयर के लिए जो है रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। लेकिन चेयरपर्सन जो है उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 70 ईयर है। 70 साल के हो गए फिर रीअपॉइंट नहीं होंगे और 70 साल का बंदा चेयरपर्सन नहीं बन सकता। और जो मेंबर्स हैं उनका कर दिया गया 67 ईयर, 67। आगे समझ में? ओके। और एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 50 ईयर, ऐसा पर्सन जिसने 50 साल पूरे नहीं किए हो, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर। ऐसा बंदा जिसने 50 साल पूरे नहीं किए हो वो मेंबर के रूप में NCLAT और NCLT यानी कि ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो मिनिमम एज 50 साल है और मैक्सिमम एज 70 भी है, 69 भी है, 67 भी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी हद तक आपको इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।